नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एग्जाम्स विशेषकर एएलपी को स्टार्ट होने में अभी 12 दिन शेष हैं। इससे पहले आपको यहाँ पर टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न बता देता हूँ। 2023 और 24 वाले जो साइंस के सवाल देखें आपने, यदि 1155 क्वेश्चंस की पीडीएफ देखी तो यहाँ पर साइंस के सवाल जो वाकई में टफ सवाल पूछे गए उनकी बात कर रहे हैं। और जब इन सवालों को अपन एक्सप्लेन करेंगे ना, बिल्कुल ईजी वे में आपको ये सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको समझाने वाला हूँ। एक सवाल से आपके 10 सवाल के फैक्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। एंड तक बने रहेगा। इस सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। टोटल 1155 टीसीएस के 2023 और 24 में पूछे गए क्वेश्चंस का। और बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपने डाउनलोड कर दी है, तो कुछ फैक्ट जो रह गए हैं वो मैं अपडेट कर दूँ। कल मॉर्निंग में आप वेबसाइट पर दोबारा जा, एक बार आपका पेमेंट हो गया ना, तो दोबारा पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। आपके ही अकाउंट में वो पीडीएफ पड़ी है, उसको दोबारा डाउनलोड करना, लॉगिन करके इसका अपडेटेड वर्जन आपको फ्रीली मिल जाएगा। और जो न्यू कैंड, उनको बता दूं, ये टीसीएस 2023 और 24 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, रेलवे का 2024 में आपका टीसीएस एग्जाम ले रही है, तो एसएससी के जो 2023 और 24 के एग्जाम टीसीएस ने लिए, वो सारे एग्जाम्स के जो साइंस के लेटेस्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो। 2023 का ये डिटेल्ड है, 2024 का है। इस प्रकार आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर इस वीडियो में 50 क्वेश्चन तो देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला। साथ ही साथ आपको बता दूं, आप रेलवे एग्जाम की अभी तैयारी कर रहे हो, क्या मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कितने आपका स्कोर हो रहा है टेक्स्ट बुक से। नहीं दे रहे हो, आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक पास प्रो। यहाँ से आपको अपनी तैयारी का आकलन करना है, कौन सा सेक्शन आपका कमज़ोर है। टाइम मैनेजमेंट अच्छा आपका सुधार हो जाएगा। एग्जाम से पहले अभी कम समय है ना, कम से कम 6-7 तो मॉक टेस्ट दे ही दो। इस हेतु टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन अभी आप कर रहे हो ना, तो टीटीसी के कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर चेक किया तो 2 साल वाला काफ़ी किफ़ायती पड़ रहा है। आप बट्टा 2 करेंगे तो लगभग 350 के अकॉर्डिंग पर ईयर का आपका पड़ जाएगा। और आने वाले 2025 का भी कैलेंडर आया है, नेक्स्ट 2025 से 26 के लिए यहाँ पर आपका ये प्राइस सिक्योर हो जाएगी। और जो भी एग्जाम्स है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, एक बार पास प्रो ले लिया, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस है, स्मार्ट तरीके से उनका एनालिसिस रहेगा। सेक्शनल मॉक है, फुल मॉक है, चैप्टर वाइज सारा कुछ आपको कंटेंट देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर बैच। फिलहाल तो इस वीडियो में अपन जो कंटेंट देखने वाले हैं वो सीपीओ 2023 में जो एंड में एग्जाम हुआ था, उसमें जो साइंस के सवाल पूछे गए ना, वो सभी सवाल और काफ़ी टफ लेवल के सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहला सवाल, मैथिल एथिल कीटोन, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। मैथिल एथिल कीटोन, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका मैथिल ग्रुप और ये आपका एथिल ग्रुप और बीच में आपका कीटोन। कीटोन तो यही होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ये ब्यूट वाला आ गया आपका। तो ब्यूटे और कीटोन है तो ऑन आएगा पीछे ना, तो ब्यूटेनॉन हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉन। एक स्पष्ट तरल होता है, लिक्विड होता है ब्यूटेनॉन, इसमें एसीटोन जैसी गंध होती है। और ये जो मिथाइल एथिल कीटोन है या फिर मैथिल एथिल कीटोन है, इसके अन्य नाम है 2 ब्यूटेनॉन या फिर इसे मिथाइल एसीटोन भी कहा जाता है। पिछली बार रेलवे एग्जाम्स में टीसीएस ने एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो यहाँ पर अपन ने कंटेंट तैयार किया है। क्लास 9 के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 चैप्टर का एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है, जिसमें एग्जाम्पलर के सवाल इंक्लूड किए गए। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर के सवाल, जहाँ से एग्जाम में सवाल आता ही आता है। ये आप पीडीएफ बिल्कुल मिनिमम फी पे करके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सवाल देखिएगा, ब्रायोफाइटा आपको पता है, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा गैर सेहोनी पौधे हैं। और टेरिडोफाइटा आपका सेहोनी है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म भी सेहोनी है। सेहोनी यानी उसमें जाइलम फ्लोएम टिश्यू होते हैं। तो ब्रायोफाइटा और फर्न में, फर्न होता है आपका टेरिडोफाइटा, जो कि एक सेहोनी पौधा है, ठीक है। फर्न हो गया, इसके अतिरिक्त टेरिडोफाइट में आपका हॉस्टेल हो गया। तो आपको ब्रायोफाइटों का पूछा है और टेरिडोफाइटा, इन दोनों में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण और इन्हें होल्ड करने वाली संरचना क्या कहलाती है। तो जो शुक्राणु कोशिका है यानी नर युग्मक, मेल जिमेट है ना, जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, तो ये नर युग्मक या शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण और होल्ड करने वाले स्ट्रक्चर है ना, इसे कहते हैं एंथ्रेडियम। क्या कहलाती है ये, एंथ्रेडियम। तो एंथ्रेडियम नर प्रजनन अंग है, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, नर प्रजनन अंग एंथ्रेडियम। ब्रायोफाइटा की अपन बात कर रहे हैं, गैर सेहोनी पौधों का समूह है और जिसमें सेहोनी टिश्यूज हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। ये पौधे ज़्यादातर नम और छायादार स्थानों में आपको मिलेंगे। कुछ उदाहरण जहाँ से एग्जाम में सवाल आता है, मॉस आपके ब्रायोफाइटा समूह का है, फ्यूनेरिया, पोलिट्रिकम, स्पेगनम, ये सभी। लीवर वर्ड्स के उदाहरण देखेंगे तो ये भी आपका ब्रायोफाइटा में आता है। इसमें आपके लीवर वर्ड्स में मार्केशिया, रीचिया, पेलिया। हॉर्न वर्ड्स में
एंथोसीरोस। ये सभी ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं और ब्रायोफाइटा में ये पौधे बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं और इनकी संरचना सरल होती है, नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये ब्रायोफाइटा का हो गया। और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में शुक्राणु कोशिका का निर्माण आपको पूछा है, एंथ्रीडियम याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ चलते चलते टेरिडोफाइट के भी उदाहरण देख लो। फर्न हॉस्टल एग्जाम में सवाल आता है। और सेहुनी पौधा टेरिडोफाइट, ये भी प्रजनन बीजाणुओं के द्वारा करता है। और टेरिडोफाइट्स न तो फूल पैदा करते और न ही बीज। अगला है बैक्टीरिया के रेफरेंस में आपको पूछा है पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या। पीपीएलओ है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्लूरो निमोनिया लाइक आपका अंग, ठीक है। इसे माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, इसे पीपीएलओ भी कहते हैं। एक टाइप का ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, ये बैक्टीरिया आकार में बहुत छोटे और विभिन्न प्रकार के संक्रमण का कारण बन सकते हैं। खासकर अपना श्वसन तंत्र में संक्रमण का कारण बनते हैं पीपीएलओ, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसे प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, इसे माइकोप्लाज्म भी कहा जाता है, ठीक है। सवाल देखिएगा, सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दाब पर किसका घनत्व 1.87 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, जो वायु के 1.5 गुना भारी होता है, वायु से 1.5 गुना भारी। और ये 31 डिग्री सेंटीग्रेड के क्रांतिक तापमान से नीचे द्रव अवस्था में मौजूद होता है। बात करें क्रांतिक तापमान क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ टर्म्स है जो साइंस के आपको पता होना चाहिए। देखिए, दो स्थिति होती हैं जब आप किसी गैस को द्रव अवस्था में कन्वर्ट करते हो। पहली स्थिति उस पर दाब बढ़ाकर, दूसरी स्थिति तापमान कम करके, ठीक है। अब ऐसा हो कि क्रांतिक तापमान से अधिक तापमान हुआ ना, कितना ही दाब बढ़ा दो आप उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्रांतिक तापमान एक तरीके से एक अधिकतम तापमान होता है। उससे अधिक तापमान पर किसी भी गैस को कितना ही आप दाब क्यों नहीं बढ़ा दो, उसको द्रव में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। उस तापमान से कम तापमान पर ही आपको दाब बढ़ाकर उस गैस को द्रव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्रांतिक ताप वो अधिकतम ताप है जिस पर कोई गैस अपने क्रांतिक दाब के साथ द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पूछा है सामान्य ताप और वायुमंडलीय दाब पर किसका घनत्व 1.87 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व 1.87 किलोग्राम घन मीटर होता है, जो वायु से 1.5 गुना भारी है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु से भारी है, इसका मतलब वायु का घनत्व कितना होगा। वायु के घनत्व की बात करें तो ये जो सामान्य तापमान पर वायु का घनत्व है ना, वो 1.204 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और यहाँ पर 1.87, इसका जो 1.5 गुना करेंगे ना तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। वायु का घनत्व याद रखिएगा 1.204 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व जो यहाँ पर पूछा है, साथ ही साथ बताएं कि ये 31 डिग्री सेंटीग्रेड के क्रांतिक तापमान से नीचे द्रव अवस्था में बदलता है। इससे ऊपर तापमान हुआ ना, कितना ही दाब बढ़ा दो आप CO2 को लिक्विड में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो इसका क्रांतिक तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये चीज़ें क्लियर है। अब आपको पूछ ले पानी का क्रांतिक तापमान कितना है, यानी पानी है वो लिक्विड फॉर्म में आपको पता रहता है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वो लिक्विड फॉर्म में रह पाएगा नहीं, फिर वो जलवाष्प में रह जाएगा, ठीक है। तो पानी का क्रांतिक ताप है 374 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई 374 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही आपको ताप रखना पड़ेगा यदि पानी को द्रव अवस्था में रखना है। इससे अधिक तापमान पर पानी को द्रव अवस्था में आप नहीं रख सकते हो, चाहे कितना ही आप वहाँ पर दाब क्यों नहीं बढ़ा दो, वो वाष्प के फॉर्म में ही रहेगा। तो ये पानी का क्रिटिकल टेम्परेचर 374 डिग्री सेंटीग्रेड, 374 याद रखिएगा पानी का क्रिटिकल टेम्परेचर। ये अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर आप देख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय मानक वायुमंडल के अनुसार आपने देखा अभी पानी वायु का घनत्व। अब आपको पता होगा जल का अधिकतम घनत्व कितने टेम्परेचर पर होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर किलोग्राम मीटर क्यूब में आप देखेंगे 1 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। आमतौर पर जो अपन ने CO2 के घनत्व की बात की थी ना, वो 1.87 आपके आ रहा है। उस अकॉर्डिंग बात करें तो पानी का घनत्व कमरे के तापमान पर कितना होता है, आपको बता दूं 998.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। लेकिन 4 डिग्री पर अधिकतम आपको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे ये तो CO2 का पूछा है, हमको तो कुछ अदर गैसेज का बता दो क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, उनका घनत्व कितना है। ऑक्सीजन का आप क्रिटिकल टेम्परेचर देखेंगे तो -118.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ऑक्सीजन का जो घनत्व देखेंगे ना, जैसे वायु का आपने 1.2 देखा, तो ऑक्सीजन का 1.4 यानी वायु से भारी है ऑक्सीजन और दहन में काम आती है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का घनत्व है
वो वायु से हल्की है, वायु से कम इसका घनत्व है। क्रांतिक तापमान नाइट्रोजन का -147 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही आप नाइट्रोजन को लिक्विड में बदल सकते हो। ऑक्सीजन को भी आप -118 डिग्री से कम तापमान पर लिक्विड में बदल सकते हो। तो ये इनका क्रिटिकल टेम्परेचर याद रखना बेहद आवश्यक है। और बाकी नाइट्रोजन अपने वायुमंडल में सर्वाधिक रहती है, 78% वायु से हल्की होती है और इसका घनत्व आपने देखा नाइट्रोजन का लगभग वायु से कम ही है। हाइड्रोजन की बात करें तो ये घनत्व वायु से बहुत ज़्यादा कम है, 0.083 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। क्रांतिक तापमान हाइड्रोजन को आपको लिक्विड में बदलना है तो तापमान आपको -240 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रखना पड़ेगा। हीलियम की बात करें तो इसका घनत्व भी वायु से हल्की है, 0.17 है और क्रांतिक तापमान हीलियम का आप देखेंगे -267 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी प्रकार क्लोरीन का क्रांतिक तापमान है वो पॉजिटिव है, 143.8, जो जल का आपने 374 के आसपास देखा। क्लोरीन का यहाँ पर 143 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान आपका रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। इससे नीचे कुछ भी वैल्यू है उसको आप लिक्विड में बदल सकते हो। इसका घनत्व वायु से भारी होता 3.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। मीथेन का घनत्व वायु से हल्की है, 0.656 और मीथेन का क्रांतिक तापमान भी माइनस है, -82.3 है। तो ये कुछ गैसेस का इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेम्परेचर और वायु से उसकी तुलना की गई है, साथ ही साथ इनका घनत्व भी आपके समक्ष है। अगला सवाल नंबर 5वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों के परिवार से संबंधित नहीं है? कार्बनिक यौगिक कौन सा नहीं है? अमोनिया है, इसमें कार्बन है क्या? अमोनिया में NH3 है, कोई भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो अमोनिया एक नाइट्रोजन परमाणु और 3 हाइड्रोजन परमाणु से बना है और अमोनिया पूछा जाता है किस विधि से संश्लेषित किया गया है, तो इसे हेबर बॉश प्रक्रिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को उच्च तापमान और दबाव पर प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्बनिक यौगिक हैं जैसे फ्यूरॉन, नोनेन, डेकेन, ये सभी सीरीज में कार्बन की भूमिका इंपॉर्टेंट है। कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग इसका नामकरण होता है। जैसे एल्केन्स की पूरी अपन श्रृंखला देखें। और अब देखिए एग्जाम एक सवाल पूछा गया, मेरे को याद आ रहा है, रेलवे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, जिसमें आइसोमर्स की संख्या पूछी गई थी। कितने समस्थानिक है उनकी संख्या पूछी गई थी। सॉरी, समस्थानिक तो होता है आइसोटॉप, आइसोमर है ना ये समावयवी। समावयवी मतलब है इनका परमाणु संरचना है ना, एक तरीके से फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला समान रहेगा, स्ट्रक्चर थोड़ी बदलाव होगा, नंबर ऑफ कार्बन उतने ही रहेंगे। तो यहाँ पर आपको मेथेन का पूछे तो मेथेन में केवल CH4 है, एक टाइप से आप लिख सकते हो CH4, एक इसका आइसोमर है। एथेन की बात करें तो CH3, इसको कैसे लिखेंगे? इसी टाइप से लिखेंगे, इसका भी एक आइसोमर है। प्रोपेन की बात करेंगे तो इसमें आपका CH3, CH2, CH3, आप कैसे लिखेंगे? CH3 यहाँ नीचे लाओगे फिर भी ये बीच में रहेगा CH2। तो प्रोपेन का भी एक आइसोमर है, तो तीनों का आइसोमर यहाँ पर एक ही है। जब ब्यूटेन की बात आएगी ना तो आप कहेंगे CH3, CH2, एक तो आप सीधी स्ट्रक्चर आप लिखेंगे, ये ब्यूटेन है, दूसरी आप CH3, CH और यहाँ पर आप CH3 और CH3। तो इसके कितने बन गए आइसोमर? इसके आइसोमर बन गए 2। इसी टाइप से नंबर ऑफ ये आइसोमर्स है, यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है आइसोमर्स का। नेक्स्ट आपके 5 कार्बन पेंटेन होते हैं जिसमें आइसोमर्स होते हैं 3। हेक्सेन में आइसोमर होते हैं 5, हेक्सेन में 6 में 5 आइसोमर, हेप्टेन में आइसोमर होते हैं 9। अब ऑक्टेन में आइसोमर याद रखिएगा, ऑक्टेन में सीधा 18 आइसोमर है, ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं और ये सभी एल्केन के सूत्र है। एल्केन में क्या होता है, जितने कार्बन है उसके दोगुने से 2 प्लस होते हैं हाइड्रोजन, 8 दूनी 16 और 18, 9 दूनी 18 और 20। तो नोनेन का 9 कार्बन है, आइसोमर 35 है। डेकेन में 10 कार्बन है, आइसोमर 75 है। और अनडेकेन इसमें 11 कार्बन है, अनडेकेन। उसके बाद डोडेकेन में आपका 12 कार्बन है, ट्राइडेकेन में 13 है, टेट्राडेकेन में 14 है। तो यहाँ पर आइसोमर्स अभी बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन आपको कम से कम 10 तक तो नंबर ऑफ आइसोमर्स याद रखना ही है। डेकेन के 75 होते हैं, नॉनेन के 35 होते हैं, ठीक है। और पेंटाडेकेन फिर 15 है, हेक्साडेकेन 16 कार्बन को कहते हैं, हेप्टा 17 कार्बन वाले हैं, 18 कार्बन को ओक्टाडेकेन है, 19 कार्बन को नोनाडेकेन है। फिर इस टाइप से 20 और 30 तक ये पूरी स्ट्रक्चर आपके समक्ष है। अगला सवाल नंबर 6 देखते हैं, फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस शैवाल को कैल्प भी कहा जाता है और ये गहरे समुद्र में पाया जाता है? तो ये शैवाल का नाम है दोस्तों लेमिनारिया। लेमिनारिया को कहा जाता है कैल्प, गहरे समुद्र में पाया जाता है। कैल्प एक प्रकार का भूरा शैवाल है जिसे आमतौर पर लेमिनारिया और मैक्रोसाइटिसिस जैसी प्रजातियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और यह शैवाल गहरे समुद्र में पाया जाता है। लेमिनारिया कैल्प गहरे समुद्र में, ये समुद्र के तल के पास बड़े बड़े जंगलों के रूप में उगता है। कैल्प की लंबाई 30 मीटर तक हो सकती है, इतना लेंथ ही रहता है। शैवाल को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। शैवाल में आप देखते हो एक हरा शैवाल, एक भूरा शैवाल, एक लाल शैवाल। जिसमें हरा शैवाल को कहते हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी भूरा शैवाल है, रोडोफाइसी लाल शैवाल है। क्योंकि यहाँ से इससे पहले भी इस सीरीज़ में अपन ने शुरुआती वीडियो में ये बात की थी। और क्लोरोफाइसी के उदाहरण में जो लाल आप हरा शैवाल बोलते हो उसमें क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगायरा है, कारा है, ये सभी क्लोरोफाइसी यानी हरा शैवाल। फियोफाइसी जो भूरा शैवाल है इसके अंतर्गत आपके डिक्टोयोटा,
लेमिनेरिया, जो आपका एग्जाम में अभी पूछा है सारगासम, यहाँ आप देखेंगे तो लेमिनारिया ये एक भूरा शैवाल है, ये एक थियोफाइसी है। और रोडोफाइसी जो लाल शैवाल है उसमें आपका पोर्फिरा, ग्रेसिलेरिया और गैलीडियम है। तो ये शैवालों का वर्गीकरण हो गया है। इसके आप और देखेंगे जैसे लेमिनारिया को कैल्प कहते हैं, स्पिरुलिना नीला हरा शैवाल है, नॉन स्टॉक है ये म्यूकोस शैवाल है, एंट्रोमॉर्फा ग्रीन शैवाल है। तो ये कुछ और शैवालों का वर्गीकरण आ गई। ब्लॉक के तत्वों के बारे में दिए गए सही या गलत स्टेटमेंट की पहचान करें। पी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षक में प्रवेश करेगा, तभी तो इसका नाम पी ब्लॉक है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में प्रवेश करेगा। अधातु और उपधातु केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में मौजूद होती है। अधातु उपधातु है पी ब्लॉक में रहती है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस जर्मन रसायनज्ञ ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में खींचे गए परमाणु आयतन की आवर्तीयता का ग्राफी निरूपण प्रदर्शित किया था? तो ये आवर्त सारणी दी। आवर्तीयता का मतलब है कुछ विशेष अंतराल के बाद उन तत्वों के गुणधर्म रिपीट हो रहे हैं जो ग्रुप में आपको देखने को मिलते हैं। एक ग्रुप में एक तत्व के नीचे दूसरा तत्व, ऐसा नहीं परमाणु क्रमांक के क्रम में आ रहा, नहीं। इस प्रकार एक विशेष एक फिक्स अंतराल के बाद ये आएगा कि 18 तत्वों के बाद 8 तत्वों के बाद आने वाला है। तो ये एक फिक्स अंतराल के बाद जो रिपीट हो रहे हैं गुण, यही आवृत्ति है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु भार की तुलना में परमाणु भार के साथ परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ खींचकर आवर्त सारणी प्रेजेंट की थी? लोथर मेयर है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी दी थी ना 1869 में, उसी दरमियान लोथर मेयर ने भी अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, यही समय था। और मेयर मेंडलीव ने सिर्फ 4 साल बड़े थे। जो लोथर मेयर है मेंडलीव से 4 साल बड़े थे। कई आवर्त सारणी तैयार की और मेयर ने एक आवर्त सारणी तैयार की थी जिसमें 28 तत्व थे। तो ये लोथर मेयर ने एक आवर्तीयता जो आयतन और द्रव्यमान के मध्य ग्राफ निरूपण किया था, यहाँ से सवाल पूछा। बाकी आवर्त सारणी का पूरा एनसीईआरटी बेस्ट वीडियो डाला है परसों ही, उसी के अंदर से सारा मिल जाएगा। पौधों में रंध्रों की स्थिति की पहचान करें। रंध्र आपको पता पत्तियों पर होते हैं, पत्तियों की सतह पर होते हैं। पौधों में रंध्र मुख्य रूप से पत्तियों की निचली सतह है ना, जिसे अधस्थलीय कहे जाते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। कुछ पौधों में ये पत्तियों की ऊपरी सतह पर भी रहते हैं। हालांकि आप कहेंगे पत्तियों की सतह पर ऑप्शन था, निचली ऊपरी कुछ भी नहीं पूछा है। और रंध्रों का क्या कार्य है? गैसों का आदान प्रदान करना, जल वाष्पोत्सर्जन करना। पेड़ पत्तियों से जल है वापस वायुमंडल में जाता है गर्मी के कारण, और पेड़ पौधे को ठंडक मिलती है उससे, तो ये वाष्पोत्सर्जन में भी भूमिका रहती है। अगला सवाल है, कौन सी अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है? अशुद्ध धातु है उनका शोधन करना है, शुद्धिकरण करना है, तो वहां पर एक विधि काम में ली जाती है जिसे इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग बोलते हैं। रिफाइनिंग यानी अच्छा, शुद्ध और रिफाइंड करना। विद्युत अपघटनी परिष्करण आप कहेंगे। अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए सबसे अधिक व्यापक रूप से ये विधि काम में ली जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिंग शोधन। इस विधि में धातु को इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित किया, जिस धातु अशुद्ध धातु है उसको इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित कर उसे शुद्ध धातु में कन्वर्ट किया जाता है। अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में कलेक्ट किया जाता है, और शुद्ध धातु को कैथोड की जो कैथोड सिरा है वहां पर शुद्ध मिलेगी। तो ध्यान रखना, अ से ए याद रखना है, बाकी शुद्ध कैथोड पर मिल जाएगी। विद्युत प्रवाह से अशुद्ध धातु के अणु इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से कैथोड पर जमा होकर शुद्ध धातु में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि अशुद्ध या एनोड मड के रूप में नीचे बैठ जाती है। अब यहाँ पर इस टाइप, ये तो विद्युत अपघटनी परिष्करण है, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग का काम में लिया, इसको धातु की शुद्धिकरण के लिए काम में लेते हैं। अब कुछ और मेथड आपको बता दूं जहाँ एग्जाम में सवाल आता है कि एनोडाइजिंग है, एक गैल्वेनाइजेशन है, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये भी बता देता हूँ। गैल्वेनाइजेशन जिसे आप यशद लेपन भी कहते हो, ठीक है, यशद लेपन। यशद लेपन में क्या है, इसमें लोहे पर एक तरीके से जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि लोहा जंग न लगे। इसमें सबसे आम विधि काम में लेते हैं हॉट डीप गैल्वेनाइजेशन है, जिसमें लोहे या स्टील को पिघले हुए जिंक में डुबाया जाता है ताकि वह जंग से रस्ट से बच सके। नेक्स्ट यहाँ पर एक विधि आती है एनोडाइजिंग। ये प्रक्रिया मुख्यतः एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है जो धातु को संक्षारण से बचाती है एल्यूमिनियम को, और सौंदर्य भी बढ़ाता है। ऑक्साइड की परत है एल्यूमिनियम पर, उसका एक नया रूप देगी। इसमें एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलाइट घोल में रखकर उस पर ऑक्साइड की कठोर और टिकाऊ परत चढ़ाई जाती है। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत एनोडाइजिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इस विधि में किसी धातु की सतह पर दूसरी धातु की परत है, जैसे आपको क्या करना है, सिल्वर पर गोल्ड की परत चढ़ाकर आप वहां पर ऑर्नामेंट कुछ आभूषण बना रहे हो, तो सिल्वर पर गोल्ड की परत आपने चढ़ाई तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने की। तांबे चांदी या क्रोमियम की परत चढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर देखते हैं 11वां। 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी? इंपोर्टेंट सवाल है, जल की संरचना।
ये खोज की है हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 और O2 के साथ कुछ रिएक्शंस करके इन्होंने जल के स्ट्रक्चर बताया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ प्रयोग किया और जल की संरचना की खोज किसने की है? हेनरी कैवेंडिश। आप कहेंगे हेनरी कैवेंडिश का नाम तो हमने बहुत पहले भी और सुना है, तो और आपने क्यों नाम सुना है वो देखिएगा। आपने इसलिए नाम सुना है हेनरी कैवेंडिश का क्योंकि हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की है। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस को ज्वलनशील वायु के रूप में पहचाना था। पानी की संरचना कैवेंडिश ने 1784 में पानी के स्ट्रक्चर बताई। और आप गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का निर्धारण भी इन्होंने किया, तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की वैल्यू जो है वो एग्जाम में आती है, तो आप कहेंगे 6.6743 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का निर्धारण भी कैवेंडिश ने किया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप कैवेंडिश का नाम पहले सुना है। और यहाँ पर आपने देखा जल का स्ट्रक्चर भी कैवेंडिश ने दिया है। और जो कूलाम का नियम आया है ना, उससे पहले आधार कैवेंडिश ने ही रखा था विद्युत गुणों के बारे में, जो आवेश का था नियम। नेक्स्ट अपन देखते हैं कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, तो कोशिका झिल्ली है, पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली का पूछा उसमें प्रोटीन होता है 40 से 60% प्रोटीन होता है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का परसेंटेज 40 से 60% है। ये प्रतिशत कोशिका झिल्ली के प्रकार और कोशिका के कार्य के आधार पर भिन्न हो सकता है। और फिर यहाँ पर कोशिका झिल्ली में जो प्रमुख घटक है उसमें एक आता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड का प्रतिशत रहता है 40 से 50%। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेयर है और झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फॉस्फोलिपिड्स कोशिका झिल्ली में। कोलेस्ट्रॉल का प्रतिशत 10 से 20% कोलेस्ट्रॉल रहता है कोशिका झिल्ली में। ग्लाइकोलिपिड्स रहता है 2 से 5%। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था। तो विटामिन बी का पता 1897 में लगाया गया था, जो एमिनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य होता है और ऊर्जा उत्पादन अभिक्रिया में सक्रिय होता है। तो ये थायमिन है। वैसे विटामिन में एग्जाम में एक सवाल आता है कि विटामिन का नाम किसने दिया है, कब दिया है। 1912 में नाम दिया है, कैसिमिर फंक ने दिया। तो उस समय जब खोजा गया तो उस समय नाम विटामिन नहीं था, लेकिन इन्होंने प्रयास किया 1897 में। एक्चुअली नाम बाद में 1912 में कैसिमिर फंक ने ही दिया है, जो थायमिन विटामिन है। अब विटामिन की अपन बात कर रहे हैं तो सभी विटामिन की प्रमुख खोज करता है। अलग अलग फैक्ट अलग अलग आपको जगह से देखने को मिल सकते हैं इसमें कि इस विटामिन की खोज करता है ये है, तो इसमें थोड़ा विरोधाभास रहता है। लेकिन विटामिन ए, जिसे आप रेटिनॉल बोलते हो, इसमें मैकुलम का नाम आता है सबसे आगे। विटामिन ए की खोज करता है, 1913 में इसकी खोज हुई है। विटामिन B1 है कैसिमिर फंक 1912। विटामिन B2 नाम याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन है B2, रेटिनॉल है ए। तो राइबोफ्लेविन इस विटामिन के खोजकर्ता में नाम आता है DT स्मिथ और EG हेंड्रिक है 1926 में। विटामिन B3 नियासिन है, कॉनरेड एल्विजेम इसके खोजकर्ता में नाम 1937 में खोज हुई है। विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड है, रिचर्ड्स कुन्हा और फ्रिटर्स लिपमैन ने इसकी खोज की 1931 में। B6 है पायरिडॉक्सिन, पॉल ग्योर्गी। B7 की भी पॉल ग्योर्गी। B7 बायोटिन नाम है, 1934 में आपकी पायरिडॉक्सिन B6 की खोज हुई। B7 की हुई दोस्तों 1931 में। B9 आपका फोलिक एसिड है, लूसी विल्स ने इसको खोजा है 1933 में। और फिर आप B12 देखेंगे, साइनोकोबालमिन या कोबालमिन बोलो, तो इसको दोस्तों डोरोथी क्राफ्ट्स हॉजकिन ने 1948 में खोजा। B12 की खोज कब हुई? 1948 में सवाल आता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी ने इसको खोजा है 1928 में। विटामिन डी जो कैल्सीफेरोल है, एडवर्ड मेलानबी ने 1922 में खोज की। विटामिन ई टेकोफेरोल को यहाँ पर इवांस और स्कॉट बिशप ने 1922 में। और विटामिन के जो अंतिम फिलोक्यूनॉन है, हेनरिक डैम ने 1929 में खोजा। निम्नलिखित स्टेटमेंट में कौन से कथन सही है, इनका आपको पता करना है। स्टेटमेंट देखो भाई, आवर्त बीजियों में नर युग्मक का परिवहन जल के माध्यम से होता है, यानी यहाँ पर एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। आवर्त बीज यानी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो बीज ढके हुई अवस्था में रहते हैं, तो नर युग्मकों का परिवहन जल के माध्यम से होता है, ये बता रहा है। जल के माध्यम से नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। आवर्त बीजियों में नर युग्मक का परिवहन जो दे रखा है जल के माध्यम से होता है, ये गलत है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में नर युग्मकों का परिवहन जल के माध्यम से नहीं होकर वायु, कीट, पक्षी या अन्य परागण कारकों के माध्यम से मादा संरचना तक ये पहुंचते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक बनाकर जो निषेचन होता है, फिर वहाँ से युग्मनज बनता है, युग्मनज से फिर आपका भ्रूण है, इस टाइप से ये पूरा जनन चलता है। तो आवर्त बीजियों में नर युग्मकों का परिवहन जल से न होकर वायु, कीट, पक्षी इनसे होता है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर युग्मकों का परिवहन वायु के माध्यम से होता है, ये गलत दे दिया। ब्रायो और टेरिडोफाइट में नर युग्मक का परिवहन है ना, नर युग्मक एक जो नर को जनन कोशिका है, उसका परिवहन मादा कोशिका तक जाने में जल के माध्यम से
होता है, ये बोल रहा वायु के माध्यम से होता है, तो जो गलत है, क्योंकि इन पौधों में नर युग्मक तैराक होते हैं और निषेचन के लिए जल की उपस्थिति में आवश्यक होती है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ना, ये सही हो जाएगा इन केस में। दूसरा गलत है, तीसरा सही कि ब्रायोफाइट और ट्रेडोफाइट में नर युग्मक का परिवहन किससे होता है? जल के माध्यम से होता है। अनावर्त बीजों में नर युग्मक का परिवहन जल के माध्यम से होता है, गलत दे रखा है। जो जिम्नोस्पर्म है ना, अनार्तबीजी है, इसमें नर युग्मक का परिवहन जल के माध्यम से न होकर वायु के माध्यम से मादा संरचना तक ये कण पहुंचते हैं, परागकण जिसे आप बोलते हो। अगला सवाल है, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में सुधार हेतु होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है? वो ब्रिटिश वैज्ञानिक है डेनिस गैबोर। 1947 बाद जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश वैज्ञानिक गैबोर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, बहुत सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए जो अपनी सूक्ष्मदर्शी है, उसकी विभेदन क्षमता में सुधार के लिए होलोग्राफी के एक सिद्धांत को विकसित किया। और इस आविष्कार के लिए उन्हें नोबेल भी मिला 1971 में। ध्यान रखना, ये गैबोर को नोबेल मिल गया है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के लिए 1947 में, जो उन्होंने प्रमुख होलोग्राफी सिद्धांत को विकसित किया है। 1971 में इनको नोबेल मिल गया है भाई। नाम है इनका डेनिस गैबोर, ठीक है। वृक्ष किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? वृक्ष यानी पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं, तो ये टॉप वर्टिकल रहते हैं, सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर। वनस्पति के विभिन्न स्तर होते हैं, उनको देखो, बाद में ये आंसर समझ में आएगा। टॉप वर्टिकल यानी ये स्तर सबसे ऊपरी होता है, यानी सबसे ऊपर जो वनस्पति है ना, जो कि लगभग आप कहेंगे जितने भी पहाड़ी वनस्पति उनकी हाइट काफ़ी ऊंची होती है, क्योंकि उनको फिर पहाड़ों में है तो उनको सारा पोषण के लिए सूर्य के प्रकाश वगैरह की उपस्थिति में पोषण प्राप्त करे, तो हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। जिसमें लंबे वृक्ष आ जाएंगे, जो पहाड़ी हैं, लंबे वृक्ष, ऊंचे पौधे शामिल होते हैं जो अधिकतम हाइट पर होते हैं और सूर्य के प्रकाश को सबसे पहले अवशोषित यही करते हैं। मध्य स्तर, इस स्तर में झाड़ियाँ आती हैं जिसकी उतनी हाइट नहीं होती, झाड़ियों में छोटे पेड़ पौधे शामिल है जो ऊंचाई में वृक्षों से कम होते हैं लेकिन फिर भी सूर्य की रोशनी तक पहुंच बना सकते हैं। निचला स्तर है जिसे आप बोलते हो अंडर स्टोरी, इसमें छोटे पौधे, जड़ी बूटी, बेल हैं, ये जो आपकी लता वगैरह आ जाती है निचले स्तर में, जो ऊंचाई सबसे नीचे होती है, और ये एक तरीके से पेड़ पौधों की छाया में रहते हैं, सूर्य के प्रकाश सीधे नहीं पहुंचता है। तो वृक्ष जो आपको पूछा वो टॉप वर्टिकल होते हैं, सबसे हाइट पर होते हैं, यही आपको पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? स्टेटमेंट देखो, इजी सवाल यहाँ पर, ये सवाल थोड़ा इजी लगा, बाकी सवाल आपने देखा काफ़ी टफ है, आपने नहीं पढ़े होंगे ज़्यादातर। कार्य की इकाई जूल है, सभी को पता कार्य की इकाई क्या है? जूल है। शक्ति की इकाई वॉट होती है। शक्ति की इकाई की बात करें तो जूल न्यूटन न होकर शक्ति क्या होती है? कार्य बटा समय तो होता है, कार्य बटा समय, या तो वॉट में होती है, या कार्य का मात्रक जूल है, समय का मात्रक सेकंड है, जूल पर सेकंड में होती है, ठीक है, जिसे वॉट भी कहते हैं। ऊर्जा की इकाई वॉट है, ऊर्जा की नहीं शक्ति की है। जूल पर सेकंड भी ऊर्जा की एक इकाई है, जूल पर सेकंड है, ये शक्ति की इकाई है। तो यहाँ पर केवल 4 नंबर वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र क्या है? जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण का मतलब क्या है? कोई चीज़ यदि घूर्णन कर रही है उस केस में उसको रोकने के लिए, घूर्णन कर रही है उसको रोकना, एक अक्ष के थ्रू वो घूम रही है, रोटेट हो रही है, उसको रोकने के लिए कितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, या फिर उसको रोटेट करने के लिए कितने फोर्स की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा उसका जड़त्व आघूर्ण उतना ही ज़्यादा है। तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला रहता है I बराबर mr², यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो घूर्णन कर रहा है अक्ष के थ्रू, उसका जड़त्व आघूर्ण डिपेंड करेगा उसके मास पर। जितना ज़्यादा मास होगा उसको रोकना उतना ही कठिन होगा। और साथ ही साथ जिस अक्ष पर वो घूम रहा, मान लेते हैं ऐसे इस अक्ष पर वो घूम रहा, रोटेट हो रहा है, एक एक्स के थ्रू है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस अक्ष पर वो रोटेट हो रहा है, तो इस एक्स से उस मास की डिस्टेंस है ना, वो आपकी रहेगी r², जिसे आप त्रिज्या बोलते हो, mr², ये इसका फॉर्मूला, जिसे r बोलते हो। I आपका इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण है, m वस्तु का मास है, r है घूर्णन अक्ष दूरी है। ये सूत्र निम्नलिखित स्थितियों में लागू होता है: जब वस्तु को बिंदु द्रव्यमान माना जा सकता है, या जब वस्तु का पूरा द्रव्यमान घूर्णन अक्ष से समान दूरी पर है। वस्तु एक तरीके से इस टाइप से कि घूर्णन अक्ष से पूरा द्रव्यमान एक सेम डिस्टेंस पर मेंटेन है, उस केस में ये फॉर्मूला अच्छे ढंग से लागू होता है। यदि यहाँ पर वस्तु एक स्पष्ट नहीं है, एक आकार की नहीं है, तो जड़त्व आघूर्ण का अधिक सामान्य सूत्र है, फिर ऐड करना पड़ेगा कणों के समूह को, ठीक है, ये सिग्मा करके है। सतत द्रव्यमान वितरण के लिए ये सूत्र काम में लेते हैं। लेकिन जो आपको जड़त्व आघूर्ण पूछा है, तो जड़त्व का मतलब होता है घूर्णन का प्रतिरोध करना। एक तरीके जैसे एक भारी वस्तु को खींचने में अधिक बल लगता है, वैसे ही किसी वस्तु को घुमाने या रोकने के लिए जो बल की जरूरत रहती है ना, वही जड़त्व आघूर्ण बताता है, कितना बल लगेगा। जितना ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण होगा, वस्तु को घुमाना या उसकी दिशा को बदलना उतना ही ज़्यादा कठिन होगा। और वस्तु का जड़त्व है उसके भार पर डिपेंड करता है, उसकी अक्ष दूरी
पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपन फैक्ट देखते हैं, जैसे आप साइकिल की पेंडल देखते हो ना, साइकिल के पहिए जो पेंडल होते हैं ना वो काफ़ी हल्के होते हैं। हल्के होने का मतलब है उसको घुमाने में कम जड़त्व आघूर्ण की आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट है एस्पिरिन के कारण किस रसायन का संश्लेषण संदमित हो जाता है। एस्पिरिन के कारण किस रसायन का संश्लेषण, तो एस्पिरिन के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन का संश्लेषण संदमित रुक जाता है। अब देखिए होता क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रकार का लिपिड यौगिक है जो शरीर में दर्द, बुखार और सूजन जैसी प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करता है। अपने शरीर में जो दर्द है, बुखार है, सूजन जैसी प्रतिक्रिया होती है ना, उसमें एक टाइप का एक लिपिड यौगिक स्रावित होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन, और एस्प्रिन इस प्रोस्टाग्लैंडिन को रोक देती है ताकि अपने शरीर में दर्द, बुखार, सूजन आएगा ही नहीं। तो एस्प्रिन है वो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को अवरुद्ध करता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। एक एंजाइम को रोकता है, इस एंजाइम का नाम है कॉक्स। तो ये कॉक्स है एस्प्रिन साइक्लोऑक्सीजनेज, इस एंजाइम को अवरुद्ध करता है और इसी एंजाइम के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन का संश्लेषण होता है और वहाँ से संश्लेषण रुक जाएगा तो दर्द, सूजन और बुखार से आपको राहत मिलेगी। तो एस्प्रिन एक प्रकार की ड्रग है जिसका रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और एक नॉन स्टेरॉइड ये ड्रग हो जाएगी NSAID जो दर्द निवारक है। ठीक है, कौन सा तत्व एक्टिनोइड श्रेणी का है, 89 से 103 तक 15 एलिमेंट है एक्टिनोइड श्रेणी के। तो इनमें से आपको पूछा इनमें से कौन सा थोरियम परमाणु क्रमांक 90 वाला एक्टिनोइड का। बाकी आप देखेंगे एक्टिनोइड एक्टिनियम से शुरुआत होती है, 90 जो परमाणु क्रमांक थोरियम का है, और प्रोक्टिनियम 91 है, यूरेनियम 92 है, नेपच्यूनियम 93 है, प्लूटोनियम 94 है, और अमरीशियम 95, क्यूरियम 96, बर्केलियम 97, कैलिफोर्नियम 98, आइंस्टीन है ना उनके नाम पर है 99, फर्मियम के नाम पर 100 है, मेंडलियम के नाम से 101 है, नोबल आपको मिला 102 पर, लॉरेंशियम 103 है। तो ये सभी तत्व आवर्त सारणी में 5F श्रेणी में आते हैं। तो F लेंथेनोइड एरेक्टिनोइड है, ये F ब्लॉक के एलिमेंट है और इसके रेडियोधर्मी एलिमेंट है ये। त्रिकोरिकी प्राणियों में पाए जाने वाले तीसरे जनन स्तर की पहचान करें। तो त्रिकोरिकी जो प्राणी हैं उसमें 3 जनन स्तर हैं। उन 3 जनन स्तर की बात करें तो पहला जनन स्तर को कहते हैं एक्टोडर्म, बाहरी स्तर है, एंडोड्रम आंतरिक स्तर, मेसोड्रम मध्य स्तर। तो एक अंदर, एक बार, एक मध्य है। तो 3 टाइप के जनन स्तर हैं। इसमें से आपको पूछा है तीसरा जनन स्तर कौन सा है, तो तीसरा है। अब कैंडिडेट क्या करते हैं, आंतरिक पहला है, दूसरा मध्य है, तीसरा बाहरी है, गलत हो जाएगा। एक्चुअली तीसरा यहाँ पर मेसोड्रम है। ठीक है, एक्टोड्रम है, बाहरी स्तर है ना, ये पहला है, और आंतरिक स्तर ये दूसरा है, और मेसो ये आपका तीसरा है। तो 3 जनन स्तर में आपको पूछा तीसरा कौन सा, तीसरा है मध्य स्तर मेसोड्रम। और त्रिकोरिक प्राणियों में उदाहरण की बात करें 3 जनन स्तर होते ही हैं। इन प्राणियों के फाइलम कौन से, जैसे प्लेटीहेलमिन्थेस, निमोटोड है, जो एनिलीड है, जो आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, काइनोडर्मेट है, कॉर्डेटा, ये सभी शरीर इनका त्रिकोरिक ही होता है। इनके उदाहरण आप देख सकते हो, प्लेटीहेलमिन्थेस में चपटे कर्मी, टैप फॉर्म, फ्लूकी आ जाएंगे। नेमोटोड में घोल कर्मी है जो एस्कारिस है। एनिलीडा में आपके खंडित कर्मी जैसे कैंचुआ, चौक है। आर्थ्रोपोडा में कीट, मकड़ी सबसे बड़ा फाइलम है। मोलस्का में घोंगा, ऑक्टोपस, सीप आदि आएंगे। काइनोडर्मेट में समुद्री जीव, स्टारफिश, समुद्री अर्चिन आ जाएंगे। कॉर्डेटा में आपके मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, अपन सभी कॉर्डेटा में। तो इन सभी में त्रिकोरिक कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर रहते हैं जिसमें 3 टाइप के जनन स्तर देखने को मिलेंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है। खाद्य परिरक्षक है, फूड को प्रिजर्व करता है, ज़्यादा दिन तक उनको यूज कर सकते हैं, उनको सड़ने गलने से, बैक्टीरिया के अटैक से उनको रोकता है, उस पर फफूंद न लगे, कवक वगैरह बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो कौन सा खाद्य परिरक्षक नहीं है आपको पूछा। नहीं में आपका सोडियम नाइट्राइट तो खाद्य परिरक्षक है, विनेगर भी है, एक सोडियम बेंजोएट भी आता है वो भी है, सोडियम क्लोराइड भी है। इनमें पूछा कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर अम्लराज है ना, ये खाद्य परिरक्षक नहीं है। अम्लराज की बात करें तो इसमें क्या होता है, अम्लराज में HNO3 1 अनुपात में और 3 अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये आपका अम्लराज होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सोना है, प्लेटिनम है, इन धातु को घोलने के लिए किया जाता है, न कि भोजन को संरक्षित करने के लिए। अन्य विकल्प आप देखेंगे सोडियम नाइट्राइट है और विनेगर है, सोडियम क्लोराइड है, ये कहीं ना कहीं परिरक्षक का काम करते हैं। सवाल है कीमिया में एक्वा फोर्टिस किस रासायनिक यौगिक का प्राचीन नाम है। कीमिया है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटक और उर्वरक के निर्माण और कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है। तो एक्वा फोर्टिस है, ये नाइट्रिक एसिड का प्राचीन नाम है। आप कहेंगे कीमिया क्या चीज़ है। कीमिया एक प्राचीन दर्शन और प्रायोगिक विज्ञान है जो मुख्य रूप से धातुओं को सोने में बदलने, दीर्घायु या अमरता प्राप्त करने, दार्शनिक पत्थर की खोज करने के लिए जाना जाता है। और इसमें आप देखेंगे एक्वा फोर्टिस शब्द का अर्थ है शक्तिशाली जल। तो इसमें शक्तिशाली जल है, नाइट्रिक एसिड है, जो धातु को घोलने की अपनी क्षमता के कारण कीमियागार है, इनके बीच में लोकप्रिय था। नाइट्रिक एसिड शक्तिशाली जल कहेंगे, घोलने में काम आता है धातु की। नेक्स्ट सवाल है, जुलाई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हुए एक प्रयोग में
ये एक प्रयोग हुआ 2018 में एक्चुअली, जिसमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट गैस है ना उसका निर्माण किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पर। किस टाइप से किया गया है, तो इसको निर्माण के लिए रासायनिक तत्वों के परमाणुओं को एक क्लाउड को परम शून्य तापमान पर, परम शून्य तापमान 0 केल्विन से 1 केल्विन के 1/10, परम शून्य तापमान 0 से लेकर 1 केल्विन, इनका 1/10 मिलियन 10 मिलियन कितने हो जाएंगे, 1 मिलियन में 10 लाख है और 10 मिलियन में 1 करोड़ एक तरीके से। तो यहाँ पर एक जो केल्विन है उसका 1 करोड़ भाग किया, इतना यहाँ पर टेम्परेचर कम किया, इस हिस्से के बराबर ठंडा किया गया। तो यहाँ पर कंडेंसेट किस हद तक किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट निर्मित हुई। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए एक तो आप में वायु का घनत्व बहुत कम करना पड़ेगा, घनत्व कम किया गया, और साथ ही क्योंकि वहीं पर एक तरीके से अंतरिक्ष स्टेशन पर वायु का घनत्व कम है, इसलिए वहाँ पर ये सूटेबल बैठा, और वहाँ पर भी बहुत ठंडा किया गया इसको। उस केस में सवाल आपको क्या पूछा पता है, कौन से तत्वों को काम में लिया गया है, किस तत्वों के परमाणुओं को यहाँ पर ठंडा करके एक तरीके से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया गया, वो तत्व है रुबिडियम। कौन सा तत्व है, रुबिडियम एलिमेंट को काम में लिया गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, कोशिका में भरे हुए तरल मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है। कोशिका में जो फ्लूइड मैट्रिक्स भरा रहता है, जिसके अंतर्गत सारे कोशिकांग रहते हैं, वो कोशिका द्रव्य है, वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो एक जेल जैसी द्रव्यमान होता है, जो कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच पाए जाते हैं। न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के मध्य आपका कोशिका द्रव्य है, बाकी सभी जैव द्रव्य हैं, उन सभी को मिलाकर, या फिर सेल मेम्ब्रेन और नाभिक वगैरह सभी को मिलाकर वो आपका जैव द्रव्य। ये कई घटकों से मिलकर बना है। बात कर रहे हैं कोशिका द्रव्य की, तो इसके अंतर्गत साइटोसोल है, इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गेनाइल आ जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंतर्गत आता है कोशिका द्रव्य में, जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करता है एटी फॉर्म में, एटीपी, ठीक है। ईआर भी आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 टाइप के होता है, एसईआर, आरईआर। ये प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण में सहायक है। गोल्जी बॉडी है, ये क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है और परिवहन का करता है। लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का विघटन पाचन का काम करेगा। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये अंग भी कहीं ना कहीं कोशिका द्रव्य में आता है। साइटोसोल ये जेल जैसी तरल पदार्थ, जिसमें पानी, आयन, शर्करा, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड और कई अन्य छोटे अणु, ये कोशिका के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाओं का स्थल होता है। इसके अतिरिक्त आप कोशिका द्रव्य में देखेंगे तो साइटोस्केलेटन, ये प्रोटीन फाइबरों का जाल होता है, जो कोशिका को आकार और स्ट्रक्चर पैदा, कोशिका किस टाइप से आकार रहेगी, वो साइटोस्केलेटन है। तो ये सभी कहीं ना कहीं होते हैं कोशिका द्रव्य में। 1772 में डैनियल रदरफोर्ड ने किस गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन और रासायनिक रूप से अक्रिय गैस का आविष्कार किया। रदरफोर्ड ने जो गैस का आविष्कार किया है, और उसी समय शिले और कैवेंडिश, इन्होंने स्वतंत्र रूप से इन्हें पृथक भी किया। वो गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को आविष्कार रदरफोर्ड ने किया, और फिर शिले और कैवेंडिश ने उसको अलग भी किया स्वतंत्र रूप से, तो वो नाइट्रोजन गैस है। किस यौगिक के स्ट्रक्चर में 4 कार्बन अणुओं से युक्त एक संतृप्त लघु श्रृंखला वसा अम्ल शामिल होता है, जो सामान्यतः पशु वसा और वनस्पति तेलों में एस्ट्रीफाइड के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है ब्यूटाइक एसिड है, ब्यूटाइरिक एसिड है। ये जो ब्यूटेरिक एसिड है, एक ऐसा संतृप्त लघु श्रृंखला वसा अम्ल है जिसमें 4 कार्बन अणु होते हैं। ब्यूटेरिक है तो 4 है, और ये सामान्यतः पशु वसा, कुछ वनस्पति तेल में ये एस्ट्रीफाइड रूप में पाया जाता है, ब्यूटेराइक एसिड। ब्यूटेरिक अम्ल जिसे ब्यूटिनेट ये भी कहा जाता है, मुख्य रूप से मक्खन और अन्य डेयरी उत्पादों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है 1957 में किसने उस मॉडल को पुनर्परिभाषित किया, जिस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन युग्म स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण की सीमा के आधार पर अलग अलग अणुओं के आकार को पूर्वानुमानित किया है। बात हो रही है वसेपर सिद्धांत की। वसेपर यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण है। तो 1957 में यहाँ पर 2 वैज्ञानिक नाम आता है, न्यूहोम और गिलेस्पी। तो इन्होंने उस मॉडल को दोबारा परिभाषित किया, जिस मॉडल से आपका वसेपर की सीमा के आधार पर अलग अलग अणुओं के आकार को, अणुओं का अलग अलग आकार जो पूर्वानुमित किया गया है ना, कि प्रत्येक अणु का अलग आकार होगा, वो वसेपर सिद्धांत के आधार पर यहाँ पर न्यूहोम और गिलेस्पी ने उस मॉडल को दोबारा परिभाषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखते हैं। बाकी वसेपर सिद्धांत कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा। कोई भी आपका परमाणु है, उसमें नाभिक होता है, और फिर इलेक्ट्रॉन उसमें चक्कर लगाते, तो इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षण करेगा, तो वो उसका आकार बढ़ाएगा ना परमाणु। इसलिए तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस टाइप से व्यवस्थित होंगे कि कम से कम उनके मध्य प्रतिकर्षण हो, ये वसेपर है, और इसी से उनका पूर्वानुमान लगाया गया था। सेंट्रियोल का मुख्य कार्य क्या है। तारक के अंदर सेंट्रियोल है, जो जंतु कोशिका में देखने को मिलता है।
तारक केंद्र का मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन का। कोशिका को विभाजन करने में शुरुआत तारक केंद्र से ही होती है। तारक केंद्र की बात करें तो ये स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करेगा। सबसे पहले कोशिका विभाजन के दौरान तारक केंद्र है, स्पिंडल तंतु है, स्पिंडल फाइबर्स है, इसका निर्माण करेगा, जो गुणसूत्रों को विभाजन के दौरान सही स्थान पर ले जाने में सहायक है। विभाजन में क्या होता है कोशिका में? गुणसूत्र। यदि समसूत्री विभाजन है तो समान मात्रा में नंबर ऑफ गुणसूत्र रहेगा। तो गुणसूत्रों को विभाजन के दौरान सही स्थान पर ले जाने के लिए स्पिंडल तंतु होते हैं, वहीं से स्पिंडल तंतुओं का निर्माण सबसे पहले होता है। ध्रुवों का निर्धारण है, फिर उसमें पोल बनते हैं। तारक केंद्र कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों का निर्धारण करते हैं ताकि गुणसूत्रों का सही बंटवारा हो सके और दो नई कोशिकाएं समान रूप से गुणसूत्र प्राप्त कर सकती है एक समसूत्री विभाजन में। और फिर कोशिका का संगठन है, तो ये तारक केंद्र एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कोशिका के विभाजन में। भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया? बोस आइंस्टीन नाम आइंस्टीन का आ रहा तो 1924 करेक्ट आंसर है। वैसे 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की और उन गणनाओं के आधार पर बाद में 1924 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की। तो गणनाएं 1920 में हो गई थी सत्येंद्र नाथ बोस ने, उसी गणनाओं के बेस पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये भविष्यवाणी कर दी इस गैस की, एक तरीके से इस अवस्था की पदार्थ की, जैसे आप बीईसी कहते हो तो इसमें आइंस्टीन का भी नाम आ गया, लेकिन शुरुआत है यहाँ पर सत्येंद्र नाथ बोस ने की है। और बीईसी को बनाना है तो सामान्य वायु के घनत्व का 1,00,000वें भाग पर आपको जाना पड़ेगा। जैसे अंतरिक्ष स्टेशन पर गए और रुबिडियम से इन्होंने किस टाइप से बहुत 1,000,000वें भाग से कम तापमान पर, जो परम शून्य ताप है उससे भी कम तापमान पर उनको ठंडा किया है। और इस हेतु 2001 में आपको बता दूं 3 वैज्ञानिक है, कॉर्नेल, कैटरले और वेमन, इनको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल मिला। 2024 में भी ये सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखना। नोबेल 2001 में इनको मिला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए। सवाल है आयनन ऊर्जा के बारे में दिए गए सही या गलत कथनों की पहचान कीजिए। आयनन एनर्जी, जो आयनन ऊर्जा होती क्या है? आयनन ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि कोई भी तत्व है उसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन है वो हटाना है, उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो उसकी आयनन ऊर्जा है। तो किसी परमाणु की आयनन ऊर्जा की वह मात्रा जो गैस प्रस्ताव में परमाणुओं के 1 मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, जितने भी परमाणु उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी की आपको आवश्यकता है। आयनन ऊर्जा समूह में शीर्ष से नीचे की ओर बढ़ने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। तो ये बोल रहा है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है, जो गलत कह रहा है। आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे उस केस में हो तो होगा क्या? नंबर ऑफ आवर्त बढ़ेंगे। आवर्त बढ़ेंगे मतलब कोषों की संख्या बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाएंगे। ये आपका के कोष है, ये नाभिक है, उसके ऊपर एल कोष आया, एम कोष आया, कोषों की संख्या बढ़ी, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन, और इस नाभिक में तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य तो अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन रह पाता है। अब जितने ज्यादा कोष से इलेक्ट्रॉन दूर होगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आएंगे, नाभिक से दूर होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं हटाया जा सकता है। आयनन ऊर्जा का मतलब है कितनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। यहाँ तो कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे कोष की संख्या बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, तो कम एनर्जी की आवश्यकता रहेगी। तो उस केस में यहाँ पर आयनन ऊर्जा कम लगेगी। तो ये बोल रहा है आयनन ऊर्जा बढ़ेगी थोड़ी ही, कोष से ऊपर नीचे घटेगी। और आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार छोटा होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर बढ़ेगी। तो केवल ए वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिख रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, बाकी डेफिनेशन नीचे दी गई है। कोशिका चक्र के किस चरण के दौरान उपापचय परिवर्तन, समसूत्रण जो माइटोसिस होता है, एक मियोसिस जो अर्धसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, और ये विभाजन तब होता है जब जैसे अपने शरीर में कोई घाव हो गया है तो नया अपने उत्तक की मरम्मत करनी है, अंग की मरम्मत करनी है, उस केस में जो कोशिका बनती है ना, वो समसूत्री विभाजन से एक से दूसरी कोशिका बनती है, यानी उस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा समान रहेगी। अर्धसूत्री विभाजन है जो कि आपको शुक्राणु अंडाणु है उस जनन क्रिया के दौरान देखने को मिलता है। उसमें आधे गुणसूत्र पिता से आधे माता से, तो उसमें आपकी 4 जनन कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ पर संतति कोशिकाएं है ना, वो 2 बनती है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें आधे हो जाते हैं, यहाँ पर समान रहते हैं, इसलिए उसका नाम अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन आपको माइटोसिस का पूछा कि समसूत्री विभाजन के दौरान कोशिका चक्र के किस चरण के दौरान उपापचय परिवर्तन, समसूत्रण और कोशिका द्रव्य विभाजन के लिए आवश्यक कोशिका द्रविक सामग्री को एकत्रित करते हैं। तो इन सभी के लिए कोशिका विभाजन के लिए ये सारा काम होता है G2 चरण में। आप कहेंगे चरण क्या? तो कोशिका चक्र में मुख्यतः 4 चरण होता है, जिसमें प्रत्येक का विशिष्ट कार्य होता है। G1 चरण, गैप 1 फेज जिसे आप बोलेंगे, ये चरण कोशिका विभाजन के तुरंत बाद आता है। जैसे ही कोशिका बन गई तो कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है और विभिन्न प्रोटीन तथा आरएनए का संश्लेषण करती है। कोशिका बनी तो अपने आकार में वृद्धि की, प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण किया, और इस चरण में कोशिका सामान्य
उपापचयी गतिविधियां करती है और विभाजन के लिए तैयार रहती है। तो गैप 1 फेज है। उसके बाद यहाँ पर सिंथेसिस फेज है, एस चरण आप कहेंगे। इस चरण में डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, जिससे प्रत्येक गुणसूत्रों की प्रतिलिपि बनती है। सेम सेम गुणसूत्र यहाँ पर एक से दूसरी कोशिका में जाएं, कोई फॉर्मूला चेंज ना हो, जीन बदलाव ना हो। डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है ताकि समसूत्रण के दौरान दोनों नई कोशिकाओं में समान रूप में वितरित हो सके। अब आपको पता है समसूत्री में दोनों कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। समान कब होंगी? तो डीएनए यहाँ पर डबल करने पड़ेंगे, तभी सेम सेम विभाजित हो जाएंगी। ये एस चरण में होता है काम। डीएनए प्रतिकृति का काम एस चरण में होता है। ठीक है। G2 चरण में, इस चरण में कोशिका विभाजन की तैयारी के लिए आवश्यक प्रोटीन और अन्य अणु का निर्माण करते हैं। अब कोशिका विभाजन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रोटीन का निर्माण, अन्य अणु का निर्माण करेगा, वो गैप 2 फेज में किया जाएगा। और कोशिका अपने आकार को बढ़ाती है, सुनिश्चित करती है कि विभाजन के लिए सभी आवश्यक सामग्री मौजूद है कि नहीं है। कोशिका विभाजन के लिए जो आवश्यक सामग्री मौजूद है कि नहीं है, G2 फेज में, गैप 2 चरण में आपको पता चलता है। वही आपको सवाल पूछा है कि सारी उपापचय परिवर्तन, समसूत्रण, कोशिका दर विभाजन के लिए आवश्यक जो सामग्री उपलब्ध है कि नहीं है, ये आपके G2 चरण में पता चलता है। लास्ट आपका M चरण है, जिसे माइटोसिस कहते हैं, जिसमें कोशिका का विभाजन होता है। वास्तविक कोशिका विभाजन होता है इस चरण में और 2 नई संतति कोशिकाएं बनती है। आरबीसी कणिकाओं का व्यास कितना होता है? रेड ब्लड सेल है ना, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, इनका व्यास कितना होता है? इनका व्यास होता है 7.5 माइक्रोमीटर का होता है, 7.5 माइक्रोमीटर का। और ये आकार में इस टाइप से गोलाकार रहेगा और अंदर से थोड़ा ऐसे रहेगा, स्लोप रहेगी इसकी। इसका आकार गोलाकार, बीच में सब चपटा हो जाएगा, किनारों पर उभरा हुआ, किनारों पर थोड़ा मोटा रहेगा। ट्यूब कैसे होता है? ट्यूब, ट्यूब हवा भरने पर किनारों पर मोटा और बीच में जैसे नीचे स्ट्रक्चर जाती है ना, उस टाइप से आपको आरबीसी की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। आरबीसी का काम क्या है? इन्हें आसानी से रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होने और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने में मदद मिलती है। आरबीसी में ऑक्सीजन के आदान प्रदान में। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल एग्जाम में आता है, तो आप कहेंगे लाल रक्त कणिकाओं की एज होती है 120 दिन, लगभग आपके 4 मंथ एज होती है। जैसे ही लाल रक्त कणिका कोशिका इस अवधि के बाद पुरानी या क्षतिग्रस्त आरबीसी को मुख्य रूप से पीलिया में नष्ट कर दिया जाता है। अब 120 दिन के बाद आरबीसी कहाँ पर नष्ट होगी? पीलिया में जाकर, स्प्लीन में जाकर होगी। अब नई आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होगा? बोन मैरो में होगा। अपनी अस्थि मज्जा वहाँ पर आरबीसी बनती है और आरबीसी से ही ऑक्सीजन का स्तर है वो मेंटेन रहता है। अब आरबीसी आई तो डब्ल्यूबीसी भी आना चाहिए। जैसे आरबीसी का आपने 7.5 माइक्रोमीटर व्यास देखा, तो डब्ल्यूबीसी का यहाँ पर कितना औसत व्यास होता है? डब्ल्यूबीसी का फिक्स नहीं होता, 6 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, यानी आरबीसी से बड़ा हो सकता है इसमें। तो जो उनके अलग अलग प्रकार हैं आरबीसी के, उनके डिपेंड करता है। जैसे कि लिम्फोसाइट है, वो लगभग 6 से 9 माइक्रोमीटर की होती है। मोनोसाइट बड़ी होती है। तो इनके जीवन काल की बात करें, वो भी अलग अलग रहता है। न्यूट्रोफिल से कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक जीवित रहती है। लिम्फोसाइट कुछ दिन से लेकर कई सालों तक रह जाती है। मोनोसाइट 1 से 3 दिन तक रहती है। बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स लगभग 8 से 12 घंटों के लिए रहती है जीवित। अब डब्ल्यूबीसी में ये सभी आप बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल देख पा रहे हो, ये क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम क्या है आपको पता है? अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना, इम्यूनिटी पावर बढ़ाए रखना, रोगों से लड़ना। तो इसमें डब्ल्यूबीसी में एक न्यूट्रोफिल्स आता है। आप यदि सीबीसी टेस्ट कराते हो अपना कंप्लीट ब्लड काउंट, उस केस में आपको न्यूट्रोफिल्स की नंबर्स अलग देखने को मिलेंगे, इसिनोफिल्स अलग मिलेगा, बेसोफिल्स अलग मिलेंगे, डब्ल्यूबीसी अलग मिलेंगे। तो न्यूट्रोफिल्स ये शरीर में संक्रमण का मुकाबला करने वाली पहली पंक्ति है। जैसे ही कोई बाहरी फॉरेन पार्टिकल ने अटैक किया अपने ऊपर, उस केस में संक्रमण का मुकाबला सबसे पहले न्यूट्रोफिल करेगा। न्यूट्रोफिल कहेगा मैं तेरे को न्यूट्रल कर दूंगा। यानी सबसे अधिक जो आप कहेंगे डब्ल्यूबीसी में 50 से 70% भाग है ना, वो न्यूट्रोफिल्स का होता है। लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट, इसमें 2 टाइप की सेल्स होती है, टी सेल्स और बी सेल्स है। तो ये भी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में शामिल रहती है। लिम्फोसाइट है, लिम्फ नोड अपने जो भी होते हैं पूरे शरीर में लिम्फोसाइट के जरिए रहते हैं। इसमें टी सेल्स संक्रमण से सीधा लड़ती है। टी सेल्स है, जो भी संक्रमण आया है, रोग आया, उसको लड़ेगी। और बी सेल्स है, एंटीबॉडी का उत्पादन करेगी, डायरेक्ट लड़ जाएगी। टी सेल्स है, ऑलरेडी पड़ी हुई है चीज़ अपने पास एंटीबॉडी, वो लड़ने का काम करेगी और नई एंटीबॉडी का निर्माण बी सेल्स करेगी फिर। तो डब्ल्यूबीसी में ये लिम्फोसाइट होती है 20 से 40 और न्यूट्रोफिल्स आपके 50 से 70 है। मोनोसाइट है, ये फागोसाइटिक और संक्रमण को साफ करने में मदद करती है और ये रक्त में घूमते हैं और फिर टिश्यू में जाकर मैक्रोफेज में बदल जाते हैं। डब्ल्यूबीसी कम ही, मोनोसाइट कम ही होती है, 2 से 8% है। इसिनोफिल्स की बात करें तो 1 से 4% भाग इसिनोफिल्स है, सूजन को नियंत्रित करती है इसिनोफिल्स। बेसोफिल्स की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं हाइपर जो सेंसिटिविटी है, एलर्जी प्रतिक्रिया में भूमिका निभाते हैं। ये हिपरिन और हिस्टामिन छोड़ते हैं, जो सूजन और रक्त के थक्कों को प्रभावित करते हैं बेसोफिल से। बेसोफिल्स बहुत कम सोती है, 0 से 1% के आसपास, 0.5 से 1। प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की है? पोलिंग और कोरी ने प्रोटीन की
अब कोरी कोरी, प्रोटीन कोरा कोरा, कोरा प्रोटीन मत खाओ भाई। प्रोटीन के स्ट्रक्चर पोलिंग और कोरी ने व्याख्या की है। वैसे प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन की संरचना की व्याख्या में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, लेकिन लिनस पोलिंग को विशेष रूप से इसका क्रेडिट दिया जाता है। पोलिंग ने 1950 के दशक में प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर की खोज की, जिसमें उन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट संरचनाओं का प्रस्ताव दिया था कि इस टाइप से प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। और उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सिद्धांत का उपयोग करके ये समझाया कि प्रोटीन के पेप्टाइड समूह इन संरचनाओं को स्थिर रखते हैं। प्रोटीन में कौन से पेप्टाइड ग्रुप, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहाँ पर रोल है स्थिर रखने के लिए। अब बात करते हैं प्रोटीन को सबसे पहले किसने खोजा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मैक्स पेरूज और जॉन कैंड्रू, इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का उपयोग करके प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर का निर्धारण किया है, जिसमें यह समझने में मदद मिली कि प्रोटीन का वास्तविक 3D आकार कैसा होता है। प्रोटीन की खोज की बात करें तो प्रोटीन शब्द का पहली बार प्रयोग है वो बर्जिलियस ने 1938 में। शब्द किसने दिया, बर्जिलियस ने किया। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा का है, प्रोटियोस से ये नाम आया जिसका अर्थ है प्राथमिक या पहला। और फिर शब्द 1838 में बर्जिलियस ने दिया है, लेकिन उससे पहले 1745 में मुल्डर और साथ ही साथ ये जो डच रसायनज्ञ हैं इन्होंने प्रोटीन अणुओं का विश्लेषण सबसे पहले किया है, वो मुल्डर ने किया है। अगला सवाल देखते हैं, बोरॉन परिवार के किस तत्वों का क्वथनांक उच्च होता है जो इसे उन तापमानों को रिकॉर्ड करने के लिए आदर्श बनाता है जिन पर अन्यथा थर्मामीटर वाष्पीकृत हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा खासा क्वथनांक है, ज़्यादा टेम्परेचर पर ये अपने आप को संभाल पाता है और थर्मामीटर में काम आता है। गैलियम का गलनांक बहुत कम होता है, बहुत कम टेम्परेचर पर गैलियम गल जाता है। गलनांक लगभग 29.76 डिग्री, इसलिए हाथ में पकड़ने पर भी पिघल सकता है गैलियम, बहुत कम गलनांक है। लेकिन इसका क्वथनांक बहुत उच्च होता है, क्वथनांक लगभग आप देखेंगे तो 2204 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कारण इसे उच्च तापमान वाले थर्मामीटर में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि गैलियम बहुत उच्च तापमान भी तरल अवस्था में रहता है, वाष्पीकृत नहीं होता है, क्योंकि वाष्पीकृत होने के लिए क्वथनांक से अधिक तापमान चाहिए। तो ये तापमान बहुत है, क्वथनांक का 2204 है। गलनांक बहुत कम है, गली हुई अवस्था में आपके लिक्विड फॉर्म में रहेगा लेकिन वाष्प नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसका क्वथनांक 2204 काफ़ी उच्च है। कौन सा विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ है। विटामिन डी की बात करें तो अपने हड्डियां मजबूत रहती है, मांसपेशियां मजबूत रहती है। विटामिन डी है सूर्य के प्रकाश से अपने शरीर में बनता है कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी। विटामिन डी में दो टाइप के विटामिन देखने को अपन मिलता है, पहला विटामिन D2, दूसरा D3। D2 को बोलते हैं एग्रोकैल्सिफेरॉल और D3 को बोलते हैं कोले कैल्सिफेरॉल। तो ये इनके नाम हैं। नेक्स्ट अपना उस विसंगति तत्वों की पहचान कीजिए जो समूह 1 और समूह 17 दोनों में संबंधित है। आवर्त सारणी में आप देखेंगे हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, इसे आप क्षार धातुओं में भी रखते हो और एलोजन में भी इसको रखते हो हाइड्रोजन को, तो ये दोनों में रहता है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। जैसे आप देखेंगे कार्य की मात्रक जूल, बल का मात्रक न्यूटन सही है, दाब का पास्कल है, आयतन का मीटर क्यूब है, ठीक है, घन मीटर आप कहेंगे। आपको बता दूं 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। कौन से विकल्प में समांगी मिश्रण है। समांगी यानी एक टाइप का मिश्रण है, बिल्कुल घुला हुआ मिश्रण है, वे मिश्रण जिसमें सभी घटक समान रूप से उसमें मिक्स्ड रहते हैं और एक समान चरण में होते हैं। एक टाइप से आपको देखेंगे कहीं से भी उसका नमूना ले लो, सभी में नंबर ऑफ जो उस मिश्रण में घटक है वो सेम मिलेंगे, देखने को उसकी क्वांटिटी सेम मिलेगी। जैसे नमक में पानी का विलीन बिल्कुल एक समांगी मिश्रण है, चीनी का पानी में समांगी मिश्रण है, शराब और पानी समांगी मिश्रण है, वायु में जो गैस है घटक नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह ये भी एक समांगी मिश्रण है। अब साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे ऑप्शन में विलयन समांगी मिश्रण, लवणीय जल समांगी मिश्रण, पीतल है। पीतल की बात करें तो आपको मिश्र धातु एलॉय बता देता हूँ। पीतल वैसे तांबा और जस्ता होता है, कांसा है, तांबा और टिन होता है। ब्रॉन्ज मेडल होता है ना, उसमें 90% तांबा है और टिन 10% है। पीतल में तांबा 70%, जस्ता 30% है। गन मेटल में तांबा 90 है, जस्ता 2 है, टिन 8% है। जर्मन सिल्वर में तांबा 60%, जस्ता 20 है, निकल 20% है। और मैग्नीलियम में एल्यूमिनियम 95%, मैंगनीज 5%। ड्यूरालियम में एल्यूमिनियम 95, कॉपर 4, Mn मैंगनीज 0.5 और मैग्नीशियम 0.5। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन, क्रोमियम, निकल। स्टील में आयरन और कार्बन। फ्यूज तार में देखिएगा सीसा और टिन। सीसा होता है लेड, जो पीबी सीसा 37% होता है फ्यूज तार में, टिन 63 होता है, टिन Sn। लोहा निकल क्रोमियम होता है नाइक्रोम। और यहाँ पर एल्यूमिनियो में एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट है, नाम से एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट। घंटा धातु में तांबा टिन होता है, तांबा टिन घंटा, तांबा टिन घंटा। सोल्डर में सीसा टिन होता है, सीसा टिन सोल्डर, तांबा टिन घंटा, सीसा टिन सोल्डर। तो सोल्डर में सीसा 68, टिन 32 होता है। कृत्रिम सोना में सोना होता ही नहीं, एल्यूमिनियम 10 होता है, कॉपर 90 होता है। ये सभी मिश्र धातु इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र आपको पूछा है, एल्डिहाइड होता है CHO,
ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। इससे पहले भी वीडियो में बात कर चुके, एक बार दोबारा देख लो। ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, केमिकल फॉर्मूला इसका। एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का ये C डबल बॉन्ड O C। कार्बोक्सिल का यहाँ पर COOH, यहाँ पर ओइक एसिड होता है। एमिनो का NH2, नाइट्रो का NO2, ईथर का ROR, ठीक है, दोनों ही एल्किल ग्रुप जोड़ रखे हैं दोनों साइड है। ईथर और एस्टर में C OOR। एमाइड में C, यहाँ पर कीटोन का जोड़ रखा है और NH2 है, ये एमाइड है। और सल्फिड्राइल ये SH, फॉस्फेट PO4, मेथिल CH3, एल्किल R, और एल्केन C एल्काइन C। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 41। कौन सा 41? कौन सा एक प्राथमिक एरिल एमीन है जिसमें बेंजीन हाइड्रोजन में से किसी एक के स्थान पर एक एमिनो क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित हो जाता है? तो कौन सा एक प्राथमिक एरिल एमीन है? तो ये है एनिलीन। अब देखिए, जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है ना, वो C6H6 होती है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यदि इसके स्थान पर NH2 आ जाए ना, तो वो एनिलीन हो जाएगा। तो बेंजीन हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, उनमें से कोई भी कार्बन का एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर वहाँ पर क्रियात्मक समूह यदि एमीन आ जाए, तो ये आपका एमिनो क्रियात्मक समूह आ जाएगा, तो ये एनिलीन बन जाएगा। यही आपको पूछा है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? एनिलीन का उपयोग रंजक, औषधि, रसायनों के संश्लेषण के रूप में व्यापक फॉर्म में होता है। 1950 के दशक के सर्वप्रथम बार किसने राइबोसोम का अवलोकन किया और उन्हें कोशिका दरों में छोटे कणों के रूप में वर्णित किया? यानी कोशिका दरों में छोटे छोटे कण के रूप में राइबोसोम रहता है। ये 1950 के दशक में किसने एक तरीके से बताया, जो अधिमान्य रूप से अंत्यद्रव्यी जालिका झिल्ली से जुड़े थे। तो राइबोसोम के बारे में सबसे पहले एक तरीके से राइबोसोम की खोज किसने की, ये आपको पूछा है। ई पेलाडे ने इसकी खोज की है 1950 के आसपास। और यहाँ पर प्रमुख कोशिकाओं की खोज के बारे में आप देख सकते हो। बाकी जो पेलाडे ने राइबोसोम का अध्ययन किया है 1950 के आसपास, तो 1974 में पेलाडे को नोबेल भी इस हेतु मिला है। और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, ठीक है। अब यहाँ पर कोशिकाओं की खोज इससे पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर इस पर एम्फेसिस बल देते हैं। यहाँ पर बात करें कोशिका झिल्ली की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की है। तारक केंद्र जो अभी आपने ऊपर वीडियो में देखा, जो कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है, सेंट्रियोल तारक केंद्र, ये बेंडेन है, बेंडेन तारक केंद्र, बेंडेन 1883। गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी 1898। लाइसोसोम है D2 लाइसोसोम 1955 में। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्टमैन 1894। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन 1833 में। ध्यान रखा, कोशिका और न्यूक्लियस इन दोनों का एग्जाम में सवाल आता सन से। राइबोसोम जो पेलाडे का पूछा 1950 के दशक में 1955 में खोजा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो नाम आते हैं, एक अल्बर्ट क्लाउड और कीथ पोर्टर ने इसकी खोज की 1945 में। जो वॉक्यूल्स पेड़ पौधों में देखने को मिलती है, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में खोजा। प्लास्टिड है पेड़ पौधों में, अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में। और जो क्रोमोसोम गुणसूत्र हैं वो फ्लेमिंग ने 1882 में खोजा। अचार ज़्यादा दिन तक क्यों टिका रहता है? अचार खराब क्यों नहीं होता है? अचार में क्या मिलाया जाता है अचार खराब ना हो? तो इसका आंसर है, अचार में नमक की मात्रा अधिक होने पर जीवाणु और कवक कोशिकाएं प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है, यानी मर जाती है। प्लाज्मोलाइज्ड होने का मतलब जीवाणु और कवक की जो कोशिकाएं है ना, वो सिकुड़ जाएगी। क्योंकि जब अचार के अंदर नमक मिलाएंगे तो अचार के नमक की विलयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, बाहर की सांद्रता ज़्यादा है। और ये जो जीवाणु है, कवक, इनकी कोशिकाएं तो होती है, और क्या होती है, इनके अंदर की सांद्रता कम है। अब ये सांद्रता कम है तो पानी को खींच लेगी बाहर, जो भी ये पानी होगा बाहर आ जाएगा, और ये सिकुड़ जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। ये बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया, और इसके कारण ही अचार ज़्यादा दिन तक रहता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से एक कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया है? एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यानी कार्बन वाला यौगिक जिससे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है। इससे पहले वैज्ञानिकों का मानना था, जिसे जीववाद बोला जाता है, कि जो भी कार्बनिक यौगिक हैं आपको मिलते हैं वो जीवित जीवों में ही बन सकते हैं, इसको आप बाहर बना ही नहीं सकते हो, ये जीवित जीवों से ही मिलते हैं कार्बनिक यौगिक। ये जीववाद का सिद्धांत था। और वॉलर ने एक्चुअली यहाँ पर कर दिखाया कि कार्बनिक यौगिक है प्रयोगशाला में बन सकता है। और पहला ही कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया है ना, वो वॉलर ने बनाया, इसका नाम यूरिया है। यूरिया को किसने बनाया? वॉलर ने इसको प्रयोगशाला में निर्मित किया, यूरिया को, ध्यान रखना यूरिया। 1828 में जर्मन रसायन की बात 1828 की है, वॉलर, फ्रेडरिक वॉलर, इन्होंने अकार्बनिक यौगिक, अब बोल रहा है ना, अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से इन्होंने यूरिया बनाया है। तो अकार्बनिक यौगिक जिसमें अमोनियम साइनेट है, इसमें कार्बन नहीं होता, इससे यूरिया का संश्लेषण किया है इन्होंने। इस खोज के लिए कार्बनिक रसायन शास्त्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित हुआ है, जो पहले माना जाता था कि जीवित प्राणियों में ही
कार्बनिक यौगिक एक तरीके से होता है, लेकिन प्रयोगशाला में बन गया। उस वर्णक की पहचान करें जो रक्त को उसका रंग देता है। अपने ब्लड का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन दोस्ती करके अपने पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और ग्लोबिन। एक्चुअली हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन है? ग्लोबिन प्रोटीन है। हिम में आयरन होता है। हिम आप बोलते हो, हिम यानी आयरन, लोहे को ही तो हिम बोलते हो, हिम। ये एक गैर प्रोटीन भाग है जो पोरफायरिन रिंग होती है, जो केंद्र में आयरन आयन को बांधती है। हिम में उपस्थित आयरन ऑक्सीजन अणु को बांधने की क्षमता रखता है। अब आयरन क्या करेगा? ऑक्सीजन अणु को अपने साथ दोस्ती करेगा, जिससे हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन का भाग है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं हैं, इनसे मिलकर बना होता है। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक हिम समूह जुड़ा रहता है, जिसमें कुल 4 हिम समूह बनते हैं। तो ग्लोबिन में 4 हिम समूह, क्योंकि 4 पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर है तो 4 हिम समूह इसमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणु को बांध सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन अणु को बांध सकता है? तो ये 4 ऑक्सीजन अणुओं को बांध सकता है। ये दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट के अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पाद नहीं है। तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन है। लेड नाइट्रेट का आप अपघटन करेंगे ना, उसमें 3 प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। लेड ऑक्साइड मिलेगा PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा NO2, और ऑक्सीजन मिलेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन इसमें नहीं बनता है लेड नाइट्रेट के अपघटन से। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट देखते हैं अपना सवाल है, आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है? आवर्त सारणी के ग्रुप 18 में जितने भी नोबल गैसेज है उनमें से जो रेडॉन है ना, ये मृदा जो मिट्टी और चट्टानों में यूरेनियम का प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है रेडॉन। 1 किलोवाट किसके समतुल्य होता है? 1 किलोवाट में कितनी एनर्जी होती है, ये आपको पूछा है। एक्चुअली आपको बता दूं किलोवाट किसकी इकाई है? वाट है शक्ति की, किलोवाट भी शक्ति की इकाई है। तो शक्ति का मात्रक होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। कार्य यहाँ पर आप देख पा रहे हो जूल में, और समय यहाँ पर सेकंड में लेंगे। तो ऑप्शन में आपकी किलो जूल ओवर का आंसर था। कार्य को आपको किलो जूल में लेना पड़ेगा और समय को आपको घंटे में देना पड़ेगा। वैसे 1 किलोवाट की बात करें तो उसमें कितने जूल होंगे? 1 वाट में 1 जूल पर सेकेंड होता है। यही तो मात्रक है शक्ति का, क्योंकि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है, और फिर इधर आप ऐसा ही कार्य का देखेंगे जूल है, समय का सेकेंड है। तो 1 वाट को 1 जूल बटा सेकेंड कहेंगे, लेकिन आपको सेकेंड के स्थान पर घंटा चाहिए, जूल में भी किलो जूल चाहिए। तो 1 वाट में 1 जूल पर सेकेंड है, और 1 किलोवाट में कितना होगा? 1 किलोवाट में 1000 जूल पर सेकेंड। अब 1 किलोवाट में जो आपको पूछा है वही तो आपको निकाल रहे हो। 1 वाट का थोड़ा ही निकालना है, 1 किलोवाट है, किलोवाट ने 1000 से गुणा करना, तो 1000 से इधर भी गुणा किया तो 1000 जूल पर सेकेंड हो गया। एक्चुअली यहाँ पर जो समझ में नहीं आ रहा है कि 1 वाट यानी कार्य का मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर कार्य का मात्रक, क्या बोल रहा हूँ, शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक वाट है। 1 वाट बराबर 1 जूल बटा सेकेंड। कार्य करने की दर तो शक्ति है, जूल ऐसा ही मात्रक, सेकेंड भी ऐसा ही मात्रक। अब 1000 वाट पूछा है, 1 किलो वाट यानी 1000 वाट, तो इसको 1000 से गुणा करूंगा। 1000 वाट इधर भी 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1000 जूल पर सेकेंड। एक्चुअली आपको 1000 जूल है ना, इसको सेकेंड को घंटे में एक तरीके से बदलना है। तो 1 घंटे में कितनी सेकेंड होते हैं? 3600 होती है। तो सेकेंड को घंटे में बदलना है तो आपको सेकेंड में 3600 का भाग देना पड़ेगा। तो 3600 फिर ऊपर चले जाएंगे, 1000 से 3600 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3600, और 1000 में 3 जीरो। इनमें से आपको किलो जूल की बात करें तो 1000 अलग कर देंगे, 3600 किलो जूल पर घंटा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में गोल या तस्त्री के आकार की संरचनाओं के रूप में दिखाई देता है, जिसका व्यास लगभग 0.5 से 1 माइक्रोमीटर और लंबाई 2 से 8 माइक्रोमीटर होती है? ये बात हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर व्यास आप देखेंगे तो लगभग 0.5 से 1 माइक्रोमीटर, और लंबाई माइटोकॉन्ड्रिया की होती है 2 से 8 माइक्रोमीटर। और ये गोल तस्त्री नुमा आकार का, इस टाइप से आपको माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ स्ट्रक्चर की, ये आपको एक तरीके से जूते का आकार का दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला स्ट्रक्चर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जूते के आकार का, इसी की बात हो रही है। इसका व्यास होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर है। तो ये अलग अलग आप कोशिकांग में देख सकते हो कौन सा कोशिकांग, जैसे मैंने आप बात कही राइबोसोम, बिल्कुल छोटे से दाने होते हैं राइबोसोम, ये देखिएगा। और लाइसोसोम ये इस टाइप से होगा। तारक के अंदर ये वाला आप देख पा रहे हो, तारक के अंदर है। और अंतःप्रद्वी जालिका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें चिकनी वाली इस टाइप से रहती है, और खुरदरी वाली ये इस टाइप से रहती है, ये वाली खुरदरी है।
केंद्रक बीच में होता है, ये पूरे स्ट्रक्चर है, तारक केंद्र वगैरह आप देख सकते हो। गोल्जी बॉडी देख लीजिएगा, गोल्जी बॉडी, ये वाला गोल्जी बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना अंतिम सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा गोल कृमि है? गोल कृमि की बात करेंगे, इससे पहले भी सवाल आ चुका है, उसमें मैंने बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में, एस्केरिस एक गोल कृमि है। अब इसके अतिरिक्त गोल कृमि में एक आता है स्ट्रोंगाइलोइड्स, ये भी गोल कृमि है। फेसियोला लीवर फ्लूक है। एस्केरिस गोल कृमि है। वुचरेरिया फाइलेरिया कृमि है। टीनिया फीता कृमि है। ट्रिचुलेना तिल्ली कृमि है। और डाइफ्लोब्रोथियम फीता कृमि नेकोटर हुकवर्म है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से ये सारे सवाल हैं, वैसे ऑलरेडी पूरी पीडीएफ में तैयार। ये 1155 क्वेश्चंस फिलहाल आप देखेंगे तो 300 के आसपास पेजेज में। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रीवियस ईयर TCS 2023-24 के सभी साइंस के क्वेश्चंस हैं। वेबसाइट से कोई भी एरर आती है तो वहाँ पर आप मेल करके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ NCERT की भी हमने क्लास 9 की पूरी एक बहुत ही अच्छे फैक्टर एग्जाम्पल के साथ में बुक लॉन्च की है। ई बुक है वो भी वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगी। सभी इंपॉर्टेंट बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसकी डेमो के रूप में टेलीग्राम पर PDF भी डाली हुई है, वो भी चेक कर लेना। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।